कराची के इलाके लाठी मानसहरा कॉलोनी हाई स्टैंड में धमाका हुआ है। हम पे फायरिंग शुरू कर दी आते ही जब उसने फायरिंग शुरू करी तो हमने अपनी जवाबी कार्रवाई करी। अल्लाह पाक ने हमारी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत रखी, उनके हैंड शॉट लिया मैंने। गवर्नमेंट की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, जीरो इसमें टॉलरेंस है और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ हुकूमत का ये अज़म है कि हमने दहशतगर्दों से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होने और दहशतगर्दों से उनकी ज़ुबान में बात होगी। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एक और वार हमने देखा। बशाम नोशकी और नोशकी के बाद आज कराची में गैर मुल्कियों को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। ये जो हमले हो रहे हैं, ये जो वार किए जा रहे हैं पाकिस्तान के अमन के ख़िलाफ़, ये एक सोची समझी स्कीम लगती है। ये इस लार्जर स्कीम का हिस्सा लगता है जो सूरत हाल इस वक्त खित्ते में चल रही है। पाकिस्तान को जाहिर है दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश रहा और पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बहुत कामयाबियां भी हासिल की हैं। शायद ही दुनिया में आपको कोई ऐसी मिसाल मिलती हो जो पाकिस्तान ने सवात में जिस तरह से अमन कायम किया, जिस तरीके से दहशतगर्दी को उस इलाके से, उस खित्ते से उठा के बाहर फेंक दिया। लेकिन बदकिस्मती से अब हम देख रहे हैं कि एक बार फिर दहशतगर्दी सर उठा रही है। वजूहात क्या हैं? आपने वज़ीर कानून की बात सुनी। हुकूमत और अस्करी क़यादत इस बात पर पुरज़्म है कि अब दहशतगर्दों के साथ किसी किस्म की कोई कंसेशन नहीं होगी, उनको कोई रियायत नहीं दी जाएगी, बल्कि उन्हीं की ज़बान में उनको जवाब दिया जाएगा। हमारी जो फोर्सेस हैं वो इस जो मेनेस है इसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमें कुछ लार्जर स्कीम की तरफ भी देखना पड़ेगा। पाकिस्तान एक ऐसे खित्ते में मौजूद है जहाँ पे डिस्टेबलाइजेशन का प्रोसेस हमारे अड़ोस पड़ोस में हमेशा ही जारी रहता है और पाकिस्तान भी एक एपिक सेंटर के तौर पर देखा जाता है। अफगानिस्तान की सूरत हाल हमारे सामने है। ईरान का मामला भी कहीं न कहीं एस्केलेट होता हुआ दिखाई देता है। हमने कल देखा कि जो ईरान का मुकामी वक्त है, उनके सरकारी टीवी के मुताबिक रात 12:30 पर इस्फहान पर 3 ड्रोन हमले किए गए, जिनको ईरानी फ़िज़ाइया ने, तीनों जो ड्रोन हमले थे उनको मार गिराया है। इस्फहान एक बहुत ही अहम सूबा है क्योंकि अगर स्ट्रेटेजिक तौर पर देखा जाए तो यहाँ पे मिलिट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट समेत कई अहम तनसीबात ईरान के इस सूबे में मौजूद हैं। इसके अलावा जो ईरानी जोहरी साइट्स हैं वो भी इसी सूबे इस्फहान में मौजूद हैं। इस सूबे में नितंस शहर भी शामिल है जो ईरान के यूरेनियम अफजूदगी का जो प्रोग्राम है उसका मरकज़ है। तो इस्फहान पर होने वाले इस ड्रोन हमले को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अच्छी बात यह है कि दोनों जानिब से इसको डाउन प्ले किया गया है। इसराइल ने इब्तदाई तौर पर यह दावा किया था कि उन्होंने मिसाइल दागे हैं, लेकिन ईरान की जानिब से मिसाइल दागे जाने के तमाम दावों को मुस्तरद किया गया है और ये भी कहा गया है कि किसी जोहरी तनसीब को कोई नुकसान नहीं हुआ, ना ही कोई जानी नुकसान हुआ है। अब कहा यह जा रहा है कि शायद अब इसके बाद किसी किस्म का रद्द अमल इसराइल की जानिब से नहीं आएगा और डी एस्केलेशन जो है वो हो गई है। और कुछ हमारे सोर्सेज ये भी दावा करते हैं कि जो बैकडोर डिप्लोमेसी है वो भी अपना एक किरदार अदा कर रही है और कहा यह जा रहा है कि दुनिया अभी जंग में कूदने के मूड में नहीं है। उसमें आपने अमेरिका का मामला देख लिया। उन्होंने कहा जी कि इस हमले में हम शामिल नहीं थे, ना ही हमारे साथ किसी किस्म की कोई कोऑर्डिनेशन थी, क्योंकि इससे पहले जहाँ पे भी इसराइल हरकतें करता है हमेशा अमेरिका की कोऑर्डिनेशन और उनके आशीर्वाद के साथ कर रहा होता है। जो दूसरा मामला आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे जनाब, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनका तर्ज सियासत। हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शेर अफजल मरवत ने एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान दिया ऐसे वक्त में जब सऊदी अरब का एक हाई पावर डेलीगेशन पाकिस्तान में मौजूद था, पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए प्लान्स बन रहे थे। ऐसे में इस बयान देने का मकसद क्या था? अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बयान से अपने आप को अलग कर लिया है, लेकिन जो डैमेज था वो तो हो गया। ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज गढ़ने का तरीका वारदात है, ये सोची समझी स्कीम है या वाकई इमरान खान साहब के बाहर ना होने की वजह से इस जमात के अंदर इतने तजादात जन्म लेते हैं? एक लीडर कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहता है, तीसरा कोई और बात करता है, किसी की बात आपस में मुताबिकत नहीं रखती और जिसकी वजह से जो कन्फ्यूजन है वो फैला चला जाता है। और फिर जब हम जेल से जो मिल के आने वाले रहनुमा उनकी गुफ्तगू सुनते हैं तो वो कोई और गुफ्तगू होती है। बहरहाल शेर अफजल मरवत को जो ज़िमनी इंतखाबात है उनकी लीडरशिप दी है इमरान खान साहब ने, तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि इमरान खान साहब जो हैं वो शेर अफजल मरवत साहब को कुछ डिसोन उन्होंने किया है या इस बयान से तो उन्होंने अपने आप को बहरहाल अलग किया है। इसके अलावा उन्होंने जो अहम
चीज़ें अभी होने वाली हैं, यानी कि कौन होगा उनका पोजीशन लीडर। कुछ शिबली फराज साहब का उन्होंने नाम लिया, शुएब शाहीन साहब को उन्होंने एक जिम्मेदारी सौंपी है। एक तरफ तो वो अपने तंजीमी ढांचे को रिवैम्प करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तर्ज सियासत पर बिल्कुल भी गौर नहीं करते और ना ही उसको बदलने की कोई ख्वाहिश रखते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब का ख्याल है, थोड़ी देर में मैं आपको उनका बयान भी सुनवा दूंगी, कि ये मुल्क दुश्मनी की सियासत है। फिर कल्चर भी है, एक अकदार हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गैर अखलाकी हरकतें करते हैं सियासत के बीच में रहते हुए, उनको हमेशा लोग उनकी मजम्मत करते हैं। पार्लियामान के अंदर हमने देखा कि कल जब जो जॉइंट सेशन से खिताब था सदर जरदारी साहब का, उसके बीच में उससे पहले आसफा जरदारी भुट्टो जो हैं, जिन्होंने हलफ उठाया है, एक नौजवान खातून रहनुमा, एक बड़ी वाइब्रेंट वो सियासतदान हैं, बड़ी एक्टिव रही हैं, पोलियो के हवाले से उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त मुहिम चलाई है, उनके पास खातून अव्वल का भी एक ओहदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनको दिया हुआ था। जिस तरह की ज़बान उनके खिलाफ इस्तेमाल हुई, जो गाली गलोच हुआ, वो बहुत कुछ रिफ्लेक्ट करता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में कि उन्होंने अभी तक कुछ नहीं सीखा। तो बिलावल साहब भी ये कहते हैं कि ये एहतजाज नहीं था, ये गाली गलोच था। तो अब देखने की ज़रूरत है कि इस गाली गलोच के साथ साथ क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो मुफाहमत कर पाएगी जिसकी खबरें गर्दिश में हैं? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में वापस आ जाएगी? एक तरफ इल्ज़ामात लगाते हैं, दूसरी तरफ गाली देते हैं, तीसरी तरफ कहते हैं कि हमारे आइनी हक हैं। तो क्या आइनी हुकूक जो हैं वो गाली देने की और झूठे इल्ज़ामात लगाने की इजाज़त भी देते हैं? यानी ये सारे सवालात हैं जी। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। नासिर भट्ट साहब हमें ज्वाइन करें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा। सेनेटर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। शुएब शाहीन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर दिफाई तजियाकार हैं। जज साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। जज साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। सबसे पहले तो पाकिस्तान में हमने बशाम के बाद देखा, आज कराची में एक वाक़या हुआ, खुदकुश धमाका हुआ, गैर मुल्की महफूज रहे। पुलिस का बयान ये है कि ये चीनी इनको समझा जा रहा था, ये जापानी गैर मुल्की थे। अगर कोई भी गैर मुल्की हो, श्रीलंका का भी हो, तो जाहिर बात है पाकिस्तान का दुश्मन इस वक्त क्या सोच रहा है? आपको लगता है कि ये यहाँ होती है चीज़ इस धमाके से और इस तरह के हादसात और वाक़यात को इस तनाजुर में देखना चाहिए? जी, तंजिया बिल्कुल सही। इनको जो लार्जर कॉन्टेक्स्ट में जब आप बात कर रही थी, तो मैं एग्री विद यू कि सबको एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखने की भी जरूरत है कि पाकिस्तान को क्यों डिस्टेबलाइज करने की जो कोशिश है वो कितने अरसे से जारी है। फ़ौज पाकिस्तान ने, जैसा आपने कहा, दुनिया की मुश्किल तरीन जंग लड़ी है गुज़श्ता 25 साल में और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाबी हासिल की है। और इस जंग को जिन लोगों को नुकसान पहुंचा है वो कौन लोग हैं, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने वाले कौन लोग हैं और किन को फायदा पहुंचता है। देखिए, हमें 2-3 चीजें कभी नहीं भूलनी चाहिए तंजीला। अमेरिका जो मर्जी कर ले, भारत जो मर्जी कर ले, इजराइल जो मर्जी कर ले, पाकिस्तान उनको पाकिस्तान के जो सफात हैं या उनकी जो किताबों में पाकिस्तान को नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान को एटमी ताकत नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान को इस खित्ते में नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की जगह वो अगर चाहे तो तीनों मुल्क मिल के बैठ के यहाँ बैठ जाए ताकि अपने जो मकासद हैं इस रीजन में उनको वो पाया तकमील तक पहुँचा सकें। तो इसमें तो मुझे कोई शक नहीं रहा। और ये नहीं कि मैं आज से ही बात करूँ, मैं हमेशा, मुझे थोड़ा बहुत जो भी मैंने सीखा है या पढ़ा है या देखा है, तो मैं इसमें कोई शक नहीं है। इससे पाकिस्तान, इससे लार्जर कॉन्टेक्स्ट में 2 चीज़ें हैं, एक तो लोकल और एक इमीडिएट जो हमारे इशूज़ हैं उनको हमने कैसे सॉर्ट आउट करना है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की पॉलिसी, उस पर मुख्तलिफ लोगों की आवाज़ें उठती रहती हैं, लेकिन फॉर फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि एक बड़ी वाज़ेह पॉलिसी पाकिस्तान ने इख्तियार की है कि हम किसी तरीके से कोई नेगोशिएशन नहीं होंगी। हमने गुज़श्ता देखा कि जनरल मुशर्रफ से लेके पिछले दौरे हुकूमत तक नेगोशिएशन होती रही, लेकिन उनका कोई नतीजा नहीं निकला और उनका हमेशा नुकसान पाकिस्तान को ही हुआ है। जब ये बातचीत चल रही थी जनरल बाजवा के दौर में, वो उसको बार बार ये कहता कि मत करें, अगर करना है तो फिर इसका तरीक़ाकार ये नहीं है, नेगोशिएशन ऐसे नहीं होती जैसे ये बात कर रहे थे। ये बहरहाल वो हुआ, नुकसान पाकिस्तान उठा रहा है। सही। और अब पाकिस्तान ने जो बेल्ट बांध दिया, बिल्कुल ठीक किया उसने। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अब ये तो तय हो गया। नासिर भट्ट साहब, मुसलसल कोशिशें हो रही हैं पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की और कुछ ऐसी बातें भी हो रही हैं साथ साथ। एक तरफ पाकिस्तान कोशिश कर रहा है सरमायाकारी करने की, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है सीपैक के जो मराहिल हैं उनको तेज़ करने की, सरमायाकारी बाहर से आने की तवक्कुआत बढ़ रही हैं, लेकिन आप भी समझते हैं कि ये बैरूनी दुश्मन जो है वो ज़्यादा मुतहर्रिक है इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ? देखिए जी, ये जो दहशतगर्दी हो रही है इसमें तो 0 टॉलरेंस होनी चाहिए, किसी को माफ़ी नहीं देनी चाहिए। लेकिन
ये इसके पीछे मुराकात भी देखने चाहिए कि अच्छे भली हमारी इस चीज से जान छूट गई थी जब एक ये वहां बैठ के मुज़ाकरात हुए, इमरान साहब ने कुछ लोगों को इजाजत दी, वो इधर आ गए, कुछ लोगों को जेलों से रिलीज किया गया, लेकिन ये बातें अब भूल के दहशतगर्दी का किलाकमा करना चाहिए और इसके लिए भी हम सियासी जमातों को एक पेज पे होना चाहिए और इसके लिए जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए और उनको माफी नहीं मिलनी चाहिए किसी सूरत में जो बिल्कुल बेगुनाह लोगों का खून बहा रहे हैं। शुएब साहब, ज़ाहिर है जब हम कहते हैं कि मुज़ाकरात नहीं होंगे, माजी में कई बार मुज़ाकरात हुए, लेकिन जो हालिया लहर है, एक इशारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माजी के जो अभी इनका हालिया आपका दौरे हुकूमत था उसकी तरफ जाता है कि शायद गुफ्तगू करने का पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है और दोबारा से जड़ पकड़ी है दहशतगर्दी ने, बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में। देखें तंजीला, जब ऐसी कोई भी मुज़ाकरात होते हैं वो रियासती इदारों के बगैर नहीं होते और रियासती इदारे ही इसके ज़िम्मेदार हुआ करते हैं। जब आप दरमियान में कुछ बातें तय करके, कुछ बातें मुज़ाकरात के ज़रिए डिस्कस करके उस सारे प्रोसेस को दरमियान में फेंक देंगे और पूरा साल आप अफगानिस्तान में आपका वज़ीर ख़ारजा चाहता नहीं है PDM-1 की सूरत में एक विजिट नहीं किया 16 महीने में और आप उनको लीस्ट बॉर्डर करते हैं, हालांकि वो मोस्ट सिक्योर आपका वो बॉर्डर था और आप उसको वो अहमियत नहीं देते जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी और है। और फिर आप उनको जब हाफ कुक चीजें छोड़ दिया करते हैं तो उसके नुकसानात हमेशा होते हैं। या आप शुरू ना करें, अगर आपने कोई काम शुरू किया है तो उसको प्रॉपरली तरीके से इन इट्स ट्रू लेटर एंड स्पिरिट आगे लेके चलें। अगर आपके पास, हमारी एस्टेब्लिशमेंट के पास उस वक्त सिवाय हुकूमतें गिराने और बनाने के अगर कोई और काम कर लेते और स्पेशली उस वक्त की हुकूमत इसको संजीदगी के साथ PDM-1 की सूरत में और बिलावल भुट्टो साहब अफगानिस्तान का दौरा कर लेते और इन चीज़ों को उठा करके स्ट्रीमलाइन कर देते, शायद जो आज मुश्किलात हैं वो हमारी आधी से ज़्यादा कम होती। मगर उनके पास ना इसका टाइम था, ना उन्होंने उसको सच तवज्जो दी। सही, ना लेकिन चले अगर अभी सोचा जा रहा है, अभी सोचा जा रहा है कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी तो जब एक बात, उसी ज़माने में जब PDM-1 की सूरत की भी हुकूमत थी तो बाजवा साहब की या उस ज़माने में इदारों की बाकायदा मुलाकात जून जुलाई के महीनों में भी हुई। लेकिन अगर आप चीज़ों को हाफ कुक छोड़ेंगे तो उसका नुकसान होता है। अब आप सवाल करें क्या कह रही थी? मैं कुछ नहीं, मैं आपसे कहती हूँ, मैं वापस आती हूँ इस बात के ऊपर, लेकिन नासिर साहब मैं आपके पास भी आ रही हूँ। मैं जल साहब के पास जरा एक और चीज़ लेके जाना चाह रही हूँ। हम ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम इस पर डिटेल में बात कर लेते हैं। जन साहब, जो इसराइल की तरफ से जवाब आया है उसको दोनों तरफ से डाउन प्ले किया जा रहा है ना, ईरान की तरफ से कोई बहुत ज़्यादा उस पर एग्रेसिव रिएक्शन है, तो आपको लगता है कि डीएस्केलेशन हो गई है, कोई तीसरी जंग की तरफ हालात नहीं जा रहे? देखिए, तीसरी जंग अजीम की जो बात है वो तो बहुत फार फेस्ट है और उसके बारे में तो फिलहाल मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन आप चाहे पहली जंग अजीम देख लीजिए, दूसरी जंग अजीम देख लीजिए, उनकी जो शुरुआत है हमेशा छोटे छोटे इंसिडेंट से हुई है। उसका भी यही सोच थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता आग फैली और पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले लिया। ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ। ये नंबर 2, ये जो अमेरिका ने कहा है, आपने जो अपने इब्तिदाई में बात की थी कि भाई हम इसमें शामिल नहीं थे। अब मुझे बताइए, इजराइल से ड्रोन उड़ते हैं, ईरान पहुंचते हैं, वो कैसे पहुंच गए यहाँ पर? जब तक अमेरिका भारत इसमें शामिल नहीं होगा बात नहीं हो सकती। नंबर 3, इजराइल को जो पिछले दफा ईरान ने हमला किया था, इजराइल ने और उनके साथियों ने मिलकर मगरबी दुनिया ने उस हमले के इफेक्ट्स को डाउन प्ले किया बहुत ज्यादा। हालांकि नुकसान, कल मैं रात को सुना था एक उनके CIA ऑफिसर की बातचीत, उनका ही नुकसान बहुत हुआ है इसराइल का भी। इसराइल ने जो रात को हमला किया है ये सिर्फ सियासी स्टेटमेंट नहीं है, ये ईरान अगर इसको डाउन प्ले कर रहा है, ईरान अभी असेस कर रहा है कि आगे करना क्या है, क्योंकि इस सारी गेम में भी ईरान अकेला नहीं है। एक तो रूस खड़ा है, एक तो चीन खड़ा है, और पाकिस्तान भी आपको कहीं ना कहीं कोने में कई जगह पे खड़ा होता नजर आएगा इसमें। तो ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ इसमें, और ये मामला जो है बढ़ने का अंदेशा है। और मुझे जो डर ये पड़ा हुआ है कि जिस दफा जो ईरान स्ट्राइक करेगा, क्योंकि उन्होंने तो देख लिया कि इसराइल, बरतानिया, फ्रांस और दूसरे जो उनके हवारी हैं, अमेरिका और दूसरे जो खित्ते के ममालिक हैं मिलके वो क्या किस हद तक
अलर्ट हैं कि इस बार उनके पास क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं। अब अगर ईरान ने काम किया और करेगा, मुझे शक है इसमें करेगा ये, और वो अभी सीरिया भी इन प्ले आएगा, लेबनान भी प्ले आएगा, और वो कुछ ज्यादा खतरनाक होगा। ये बात खत्म करने के लिए मेरा अपना ये ख्याल है, जब तक बड़ी ताकतें बीच में नहीं आएंगी और जो इस सारे मसले की जड़ है उसको कंट्रोल में नहीं लाया जाएगा, इसराइल की बात कर रहा हूँ, तो मामला ठीक नहीं होंगे। तो ये मुझे डर है कि खत्ते में आग भड़केगी और खुदा न खास्ता अल्लाह रहम करे कि पाकिस्तान इसकी लपेट में ना आ जाए। अल्लाह ना करे। एक ब्रेक ले लेते हैं जज साहब इसी बात पे, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। जो दीगर इश्यूज़ हैं वो अभी हमने अपने मेहमानों के सामने रखने, हमारे साथ रहिए जी। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। एक तरफ जाहिर है जो सियासी सूरत हाल है मुल्क की, उसको भी देखने की ज़रूरत है। ज़रा ख्वाजा आसिफ साहब की बात सुनते हैं। उन्होंने कल एक बड़ी अहम बात की है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे ज़ाहिर है वो तनकीद के तीर बरसाते रहते हैं, सभी बरसाते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोग, लेकिन ख्वाजा साहब का जो पोर्टफोलियो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो बात करें ज़रा सुनते हैं, फिर मेहमानों के पास जाते हैं कि क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यही चाहती है जो उनका ख्याल है। इसका मलबा हमारे ये एक कैंपेन है और ये डेस्परेट हो, दिन ब दिन डेस्परेट होते जा रहे हैं। इनको इस बात का एहसास होता जा रहा है कि उन्होंने अपनी सियासत पे बंद कहीं नहीं जा सकता। ये अनारकी चाहते हैं मुल्क में, इस किस्म का ऊपर या किसी और को प्रोपेगेंडा करके वीडियोस लगा के बयान इस किस्म के गलत दे के दूसरे ममालिक के साथ हमारे तल्लुकात जो हैं उनको महफूज करके, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी कोई नहीं है, और इनके साथ मुल्क दुश्मनों जैसा जो है सलूक भी उसी तरह हो। जी ख्वाजा साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। जन साहब पहले आपकी तरफ आती हूँ, क्या वाकई जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है वो उस हद तक चली गई है कि एक दूसरे को हम कहते हैं कि ये मुल्क में अनारकी चाहते हैं और इनसे वो सलूक करना चाहिए जो दुश्मनों से करना चाहिए, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि दूसरे मुल्कों के साथ भी ताल्लुकात को अपनी सियासत की नज़र कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। देखिए, तहरीक इंसाफ के बारे में तो आप हम सब ये बात करते हैं, और मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप इनको बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है, क्योंकि इनके जो अल्फाज का चुनाव है, ये लहजे हैं, उनमें करख्तगी ज़्यादा है। उसमें नेशनल लेवल की जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, लीडरशिप है, उसने पे अगर आप क्लेम कर रहे हैं कि आप नेशनली लेवल पे बड़े सबसे पॉपुलर लीडर हैं, तो फिर आपकी बात का अंदाज भी वैसा होना चाहिए। हैविंग सेड दैट, मेरा ख्याल है हुकूमत को भी होश के नाखुन लेने चाहिए। खास तौर पे देखिए वज़ीर दिफा हैं ये, फयाज साहब जब बात करते हैं, और ये बात जब करते हैं तो इनका आप अगर इसको एनालाइज करें डीपली तो बात क्या कर रहे हैं, आप हुकूमत में हैं भाई बैठ के, आपके फ्राइज में ये शामिल है कि आप पाकिस्तान के अंदर पोलराइजेशन को कम करें। कौन करेगा कम? बजाय ये जॉइंट सेशन से सदर मुमलिकत साहब भी यही कहते हैं, वो किसके पास है ये इस तोते की जान किसमें है, मफाहमत जिसका नाम है आज के हालात में? देखिए, तोते की जान तो अब किसी के पास रही नहीं है, तोता ही उड़ गया इनके हाथों से। जब तक ये सारी सियासी लीडरशिप मिलकर नहीं बैठेगी, सबके सिर जोड़ के नहीं बैठेंगे ये सारे। और मैं आज से बात नहीं कर रहा है, जिस दिन से पीडीएम बनी है बार बार ये बात कर रहा हूँ कि इनको मौका है कि सर जोड़ के बैठने ये लोग। उसके बाद से अब देखिए हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अब भी हुकूमत को बजाय इसके कि वो इस पे किसी तरीके से मामलात को ठंडे करने की कोशिश करे, वो जल्दी पे तेल फेंक रही उसके ऊपर। नंबर 2, कल के जो खिताब था, कोई शख्स, किसी हो शख्स उसको कंडोन नहीं कर सकता। देखिए, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली है, पाकिस्तान के सेनेटर्स बैठे हुए हैं, हमने इन लोगों को वोट देकर एक पाकिस्तान की जो कलेक्टिव विजडम है यहाँ ये बैठी हुई है। अगर मेरी कलेक्टिव विजडम का ये हाल है तो फिर आप बताइए कि पाकिस्तान के अवाम क्या सोचेंगे इसमें। शुएब शाहीन साहब, लीडरशिप को जी, शुएब शाहीन साहब, ये क्या था कल? एहतजाज तो नहीं था, बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं ये गालम गलोच था, और एक बच्ची को गालियां दे रहे हैं आप, यंग पार्लियामेंटेरियन जो अमली सियासत में आई है, ये कैसा रवैया है? तंजीला, पहली बात तो आपको एक बात बता दूं, जो ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट के ऊपर एक सिर्फ मेरी स्टेटमेंट ले लें जी। वो ये है कि इन्होंने ऑलरेडी रिहाना डार, उस्मान डार, उमर डार के साथ दुश्मनों वाला सलूक कर चुके हैं। ये कठपुतली हैं, इनको हरा दिया है, रिजेक्ट कर दिया है वहाँ की आवाम ने। ये मुसल्लत किए गए हैं हमारे एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। अब जो मुसल्लत शुदा एक डाकू होता है, आपके घर पे कोई डाका डाल दे, यानी जो वोट का डाका है उसको डाकू नहीं कहेंगे, जो प्रॉपर्टी पे या किसी पैसे को डाका मार जाए उसको डाका कहेंगे। तो ये फर्क हमें खत्म करना पड़ेगा। लिहाजा इनका जो तर्ज अमल, जो इनकी सियासत, जो इनकी गुफ्तगू है, वो शो करती है
कि उन्होंने अपने सियासी मुखालफिन के साथ जो कुछ किया है इलेक्शन से पहले, और उसके बावजूद अवाम ने उनको रिजेक्ट किया, उसके बावजूद जो कुछ आज वो कह रहे हैं वो ऑलरेडी उस पे एग्जीक्यूट कर चुके हैं। लेकिन अगर आपकी मैं बात दुरुस्त मान लूं, अब इसके जवाब में क्या करेंगे? गाली गलौज देंगे, इदारों पे हमला आवर होंगे, क्या मैं करेंगे? अब अगले सवाल के जवाब की तरफ आ रहा हूँ। देखें, एहतजाज करना एक आईनी बुनियादी और कानूनी हक है। अब जिस आसफा बीबी को आप इस दुनिया जहान का आप हीरोइन का मॉडल दे रही हैं, मैं सवाल आपसे करता हूं, क्या अनअपोज्ड कराना जरूरी था उनको? आपने हमारे लोगों को अगवा करके अनअपोज्ड कराई गई किसी भी सीट के ऊपर क्या उसकी वैलिडिटी है? ये आसिफ अली जरदारी साहब ने जो सिलसिला, माजी को छोड़ दें, जो मेयर ऑफ द कराची से शुरू किया, वो बदनुमा दाग अपने जिम्मे लिया। 93 सीट्स जो कि पीटीआई और जमात इस्लामी को अनकंडीशनल सपोर्ट कर रहे थे, उनकी मेयर की सीट उठा करके जबरदस्ती छीन ली गई। उसके बाद इस सारे कठपुतलियों के तमाशे में, डाका जनी में, कराची से सिंध तक वो शरीके कार और हिस्सादार हैं, जिसके बेनिफिशरी वो बने हैं एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। सही। और तीसरी हरकत ये की कि भाई अगर आपने इलेक्शन जीतना है तो आप मुकाबला होने दीजिए। सारे कैंडिडेट्स हमारे अगवा करके, उनको उठा करके, बंद करके, तशद्दुद करके, पीछे से अनअपोज्ड का ड्रामा रचाया गया। क्या उनके मुकाबले में आसफा बीबी खातून है? सिर्फ एक बात, आसफा बीबी खातून है, वो आलिया हमजा आपको खातून नजर नहीं आती? बिल्कुल खातून है। 20 मैंने ऑन रिकॉर्ड उनकी जमानत की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। क्या उनको यास्मीन राशिद बीमारी की और कैंसर की पेशेंट नजर नहीं आती? ठीक है। क्या उनको सनम नजर नहीं आती, जावेद? क्या उनको बाकी वो खवातीन? नासिर भट्ट साहब के पास जरा जाने दीजिए, वक्त कम रह जाएगा। मैं आती हूँ। सिर्फ आखिरी बात, जी, सिर्फ आखिरी आधा मिनट। खदीजा शाह और अंतलीब अब्बास एक गाड़ी में जाते हैं एहतजाज करते हैं। जी ठीक है, ये बात लंबी हो जाएगी। जी नासिर भट्ट साहब, क्या कैसे देखते हैं आप इसको? और दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फरिश्ता बन जाती है। नासिर भट्ट साहब, ये जो मैं चाहती हूँ नासिर भट्ट साहब, जो जन साहब ने नून लीग की हुकूमत के ऊपर जो तनकीद की, मैं चाहती हूँ आप उसको रिस्पॉन्ड जरूर करें कि जाहिर है जब आप हुकूमत में आ गए हैं, अब उसके ऊपर क्वेश्चंस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, वो वैलिड हैं नहीं हैं, वो तो वक्त और इदारे साबित करेंगे, कानूनी फोरम साबित करेंगे। लेकिन अब आप हुकूमत में हैं, आपने इस तनाव को कम करना, उसके लिए क्या कोशिश कर रहे हैं आप? कोई कोशिश की है अभी तक उस तनाव को कम करने की? कभी जेल में दीवारें खड़ी कर रहे हैं, कभी मेडिकल टेस्ट नहीं कराने दे रहे, मतलब क्या कर रहे हैं आप लोग? देखें, आपने सारा टाइम तो शुएब साहब को दे दिया। इन्होंने जो बात की थी 16 माह पीडीएम की जो दहशत गर्दी हुई है, ये पूछे इनसे कि इमरान खान के दौर में ये सारा कुछ हुआ ना? कितने कैदी रहा किए पाकिस्तान से? वो जो दहशत गर्द अरेस्ट है, जेलों में थे, उसका जिम्मेदार कौन है? ये इमरान खान है। आपको पता है ना कि उसने मुज़ाकरात शुरू किए, उसने तालिबान को, वो लोग जो दहशत गर्दी में मुलव्वस थे वो जेलों में थे, इन्होंने उनको जेलों से रिहा करा दिया। वो हजारों में लोग वो थे, ये वही लोग अब दोबारा आ गए हैं। तो जिम्मेदार है, इनका सिर्फ एक ही काम है, इल्जामात लगाना। दूसरी बात यह है, ये बात कर रहे हैं ना ख्वाजा आसिफ साहब की, इनको डस्का याद है? कोई नहीं। क्या किया था इन्होंने डस्का में जब इलेक्शन हुआ था? ये तो सारे लोग अगवा करके ले गए थे, दूसरे दिन वो वापस आए थे। फिर वो लोग जो अगवा में शामिल थे, वो हुकूमत इनकी थी ना, उनको फिर सजाएं भी हुई। तो ये कुछ कहने से पहले ये देख लिया करें कि हर वक्त इल्जामात लगाना, अपने गिरबान में भी इनको झांकना चाहिए कि इनका वो जो इमरान खान था अपने दौर में क्या कुछ करता रहा है। दूसरी बात ये है, अगर वो गलत कर रहे थे तो आप भी गलत करेंगे भट्ट साहब? नहीं, हम गलत नहीं कहा। मैंने कहा कि ये जो करते हैं ना, इनको अपनी चीजें याद आनी चाहिए। अब जो कुछ हो रहा है, हम तो मियां शहबाज शरीफ साहब ने, पीएम साहब ने ये सबसे पहले कहा था कि हम इकट्ठे हो जाएं एक चीज पे, पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए, मईशत मजबूत करने के लिए हमें एक पेज पे होना चाहिए। तो ये लोगों की जो आप देखें कल जो इनका रवैया था, क्या एक एमएनए इस तरह के रवैये रख सकता है? पार्लियामेंट में इस तरह की हालत होती है, दुनिया में हमारी बदनामी हुई है। ठीक है, अब बात ये है कि ये लोग तो ना मानने वाली बात है, किसी चीज पे इन लोगों को आप कह देना कि आप देखिए, वो 6 जजेस की बात थी कि जी वो
मुझे एक बात का मुझे खुशी है कि पीपल्स पार्टी के जो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कि जो उनके खिलाफ फैसला हुआ था गलत हुआ है। मैं कहता हूँ ये सुप्रीम कोर्ट ये भी एक सो मोटो ले लेके नवाज शरीफ के खिलाफ चीफ जस्टिस के साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा और ये जो फैज थे, ये बाजवा साहब थे, इन्होंने जो कुछ किया मियां नवाज शरीफ को झूठी सलाहें दी, ये भी एक नोटिस लेके उनको ये कह देंगे जी हमने गलत किया था, बुलाएं साकिब निसार को। अच्छा, जो मुझे लगता है आप सबकी बातें सुन के मुझे लगता है कि हमें ना एक बार अब शायद ये फैसला करना है कि हमने ये जो माजी की जितनी भी गर्द है हर एक के चेहरे पे, हर इदारे के चेहरे पे और हर बड़ी शख्सियत के चेहरे पे, इसको साफ करके आगे निकलना है या इस गर्द में ही कीचड़ बनाते रहना। एक ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। वे फॉरवर्ड पाकिस्तान के सियासी माहौल को बेहतर करने के लिए क्या है, कुछ वो भी पूछते अपने मेहमानों से। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात करते हैं कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अंदरूनी तजादात हैं, वो जाहिर है जिस तरह के बयानात मुख्तलिफ लीडर्स देते हैं उससे दो चीज़ें जाहिर होती हैं, या तो इमरान खान साहब के ना होने की वजह से ये तजादात हैं, लेकिन रोज़ ही लोग उनसे मिल रहे होते हैं, तो कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि ये सोची समझी कन्फ्यूजन है जो फैला रहे। तो बट साहब पहले मैं अगर आपसे पूछ लूँ, आप गिला कर रहे थे टाइम आपको कम मिला है, तो आप बता दीजिए कि आपको लगता है कि वाकई पार्टी जो है वो लीडरलेस होने की वजह से इतने तजादात का शिकार है, या बहुत सारे लीडर्स हो गए इस वजह से इतना मैस क्रिएट हुआ है? देखें, बात ये है कि वो इमरान खान खुद इस तरह की चीजें करते आए हैं, उन्होंने सिखाया इनको, वो शेर अफजल है, वो हर रोज एक नई स्टोरी बताते हैं, एक नई कहानी बताते हैं, वो घंटे बाद ये पीटीआई इनको लातहल्की का इजहार कर देती है। वो लोग जो इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे वो लोग किधर गए? वो तो 10 मिनट में 6 बंदे टीवी पे आके कहते थे हमारा कोई इमरान खान से ताल्लुक नहीं, इसलिए कि ये जमात ही बनाई गई थी। जिन लोगों ने ये जमात बनाई थी वो लोग किधर चले गए? तो इनका यही हाल है। वो आप मुझे बताएं कि मुझे ये याद है कि सऊदी जो फरमान हुआ था, उन्होंने इनको एक इमरान खान के साथ उनका एक आया, जब जहाज उनको दिया कि आप जाएं, जाके वो गल्फ का चक्कर अमेरिका जा रहे थे या कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि यार मेरा जहाज ले जाओ। इमरान खान उस जहाज में बैठ के उसी सऊदी शहजादे के बारे में ऐसी बातें कर रहे थे, कहा मेरा जहाज वापस भेज दो। ये वो लीडर है। ये बात अगर इस तरह की करते हैं ना, ये इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। इमरान खान ने इसी रास्ते पे रहना है। ये देखे ना, अब आ गए शुएब साहब, ये तो अब आए ना, इनको तो एक मिल गया ना कि जमात मिल गया, टीवी पे आके बैठ जाते हैं। वकालत अब इन्होंने कम कर दिया है तो टीवी पे आके मैंने भी बन गए, इनकी लाठी निकल आई है। नहीं बनने दिया आपने टाइम पे खड़े होने वाले लोग जी। शुएब साहब बताएं जी, शुएब साहब कि ये नहीं, शुएब साहब शुक्र है कि नासिर भट्ट साहब ने मान लिया। 1,05,000 वोट लेके मैं बैठा हूँ, कठपुतलियों को अंदर बिठा दिया। जिसने 50,000 वोट भी नहीं लिए, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है मेरी, जहां आपका ऑफिस है, मुझे बताएं कोई एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर किसी एक जगह पे आपके सारे रिपोर्टर्स थे, इंटरनेशनल मीडिया था। शुक्र है ये शहर का हल्का और देहात का हल्का मिक्स था, ये अपने घर से भी आ रहे हैं मेरे मुकाबल। अब कठपुतलियों को मुसल्लत किया तो अलग बात। अच्छा चलिए, वो एक अलग बात है। जो मैं बात आपसे पूछना चाह रही हूँ, क्या कंफ्यूजन जी? बट साहब बोलिए। देखिए इस तरह आप देखें ना, आप हर कोई हारने वाला ये कहता है जी कि मेरे साथ ज्यादती हो गया, मेरे साथ धांधली हो गई है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल बना है, वहां चले जाए, वो फैसला कर देंगे। हम वहां चले गए हैं, लेकिन जब आप देखें जी शुएब साहब जी शुएब साहब को जरा जवाब देने दीजिए। भट्ट साहब जी देखें, तंजीला, पहली बात तो ये है कि जो इलेक्शन एक्ट सेक्शन 90, सेक्शन 92, सेक्शन 95, आप तो माशाल्लाह वकील हैं, उनको पढ़ लीजिएगा। रिजल्ट वो होता है जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स इन द प्रेजेंस ऑफ पोलिंग एजेंट्स, ऑल पोलिंग एजेंट्स, वो बनाते हैं और वो हर एक पोलिंग एजेंट को देते हैं ओरिजिनल साइन और थंब इंप्रेशन के साथ। मेरे 387 पोलिंग स्टेशन थे, जिसके सब के सब मेरे पास उसके फॉर्म 45। शुएब साहब हम गुफ्तगू से हट जाएंगे, ये मुझे पता है, ये सारी कहानी मुझे पता है, और जाहिर है ये कहानी तो आप कानून में जाके लड़ रहे हैं। एक बात करूँ ना, एक बात देखें, एक बात नासिर भट्ट साहब इंतजार कर ले। बात ये है कि बाकी होती है कंपाइलेशन। वो कंपाइल करने का मतलब ये नहीं है कि वो रिजल्ट हो गया है, तो लिहाजा रिजल्ट के होते हुए कोई और डॉक्यूमेंट की कोई कानूनी हैसियत नहीं होती।
चलें, आप छोड़ दें, हम अदालत में गए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं, हाई कोर्ट में गए हुए हैं, अदालतों से फैसला कराएंगे। जी, ये जरा मुझे बताइए, ये जो आपके लोग इस तरह के मुतजाद बयानात देते हैं, पार्टी उनसे अलग हो जाती है, पार्टी के अंदर क्या चल रहा है सर? देखें, एक ही लीडर है पार्टी का, वो है इमरान खान, बाकी हम सब वर्कर्स हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जिसका आपने जिक्र किया, एक स्टेटमेंट आई जो कि गलत थी, इमीडिएटली, हमारी तो राय अभी तक मुलाकात ही नहीं हुई थी ना उस वक्त तक इमरान खान के साथ, इमीडिएटली विद इन फ्यू मिनट्स जब पता चलता है, हमारी मीडिया इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ऑफिस उसको रिफ्यूज करता है, उसको रिफ्यूट करता है, वो फैसला करता है कि ये पार्टी पॉलिसी नहीं है। लेकिन आपके वो देखिए, वो आपकी जो वो तर्जुमान है, सुनिए, तर्जुमान बुशरा बेगम साहिबा की, उन्होंने एक खातून सहाफी पे एक तो झूठा इल्जाम लगाया, उनका फ़ोन नंबर उठा के सोशल मीडिया पे डाल दिया। मतलब ये कैसा सियासी तर्ज अमल है कि अगर आपसे सवाल किया जा रहा है आप लोगों को कि आप लफाफे लेते हैं, आप पेड हैं, आप किसी के पे रोल पे हैं, और फिर उनकी प्राइवेसी को, उनकी सिक्योरिटी को एट रिस्क डालें। सहाफ़ी तो हम सहाफ़ी, हम तो फील्ड में आप लोगों से आकर सवाल करते हैं ना, हमारे नंबर्स और हमारी डिटेल्स सोशल मीडिया पे डालना और खातून सहाफ़ी की डिटेल्स डालना कितनी गलत बात है। कोई तरबियत ही करवा दे अपने लोगों की। देखिए, एक बात आपको बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोगों की बहुत तरबियत है, हमारे करोड़ों की तादाद में हमारा वोटर भी है, सपोर्टर भी है, सिंपथाइजर भी है। आप अगर एक बंदे की कोई एक मिसाल गलत बात अगर है तो मेरे नॉलेज में नहीं है, अगर है तो जरूर उस पर आप तनकीद करें, आपका हक है, लेकिन आप पूरी पार्टी को किसी एक बंदे के ताबे या वो नहीं कर सकते। देखें, फैसला साजी का अख्तियार दो इदारों का है, ठीक है, एक है आपका इमरान खान साहब जो फाइनल अथॉरिटी है, एक है हमारी कोर कमेटी, और कोर कमेटी हर हफ्ते 2 दफा मीटिंग्स करती है। जी, बट साहब, शुएब साहब कह रहे जी कि वो फैसले सारे इमरान खान साहब के हैं और कोई लीडर नहीं है। जी, मैं इनको मान जाऊं कि शेर अफजल को एक शोकाज नोटिस लेके बताएं, वो फिर पता है टीवी पे क्या कहता है, मैं आप देख ले, मैं आपको भेज देता हूं, शुएब साहब का भेजेंगे, उनको दिया है, वो मौजूद है, आप चेक कर लीजिए, मैं तंजीला को भेज देता हूं। सुने, शेर अफजल को एक शोकाज नोटिस भेजे, पहले भी एक भेजा था तो उसने क्या हाल, उसने कहा मैं खुद लीडर हूँ, वो ये कौन होता है मुझे शोकाज नोटिस भेजने वाले। तो इसलिए क्योंकि आपके पास जो सियासी वर्कर नहीं है, ये वो लोग हैं जो अचानक आके इस पार्टी को कब्जा कर चुके हैं, जो लोग थे बेचारे। लेकिन बट साहब, आप लोग क्या कोई मफाहमत की तरफ चलेंगे या ये इल्जामात से रुकेंगे नहीं, आप जवाबी कार्रवाइयों से रुकेंगे नहीं? ये मामला कब तक पाकिस्तान फेस करेगा? लास्ट कमेंट आप दोनों से ब्रीफ सा मुझे चाहिए, बट साहब पहले आप, फिर शुएब शाहीन साहब। आपको मैं एग्जांपल दूं, चारों वुज़राए आला की जब मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब से, अंदर बैठ के वो जो गंडापुर साहब थे, वो कितनी अच्छी बातें 1-2 मिनट की कि हम साथ चलेंगे, ख्याल करेंगे सूबे और वफाक आपस में। यहाँ से जब बाहर निकले हैं तो आपने उनकी बातें सुनी है? सही, वो मेरा ख्याल है इमरान खान ने फोन किया कि अभी ये अपना बयान चेंज करो वरना जी। शुएब साहब, कैसे मामला सीधे होंगे जी? अगर आपकी तरफ से इल्जामात, अब वो जरा आसिम मुनीर पे इल्जामात लगाना शुरू किए, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, वक्त बिल्कुल आखिरी मेरे पास 10-12 सेकंड है। तंजीला, सिंपल 3 इसके उसूल हैं। नंबर 1, आइन की बालादस्ती पे यकीन रख लें, आइन के दिए जाने वाले तमाम हुकूक जिसको जो मिलने हैं उनको दें। नंबर 2, कानून की हुक्मरानी का तस्वर करें, कानून के मुताबिक आप सब चलें। नंबर 3, जमहूरियत का मतलब जमहूर की हुक्मरानी है, आप जमहूर के दिए हुए मैंडेट के मुताबिक आप लोगों को दें। ये 3 उसूल आप अपना लें। आज हम इनसे बैठ के हर एक से बात करने को तैयार हैं। ठीक है, आप हर एक से बात करने को तैयार है। बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब, नासिर भट्ट साहब और रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब हमारे साथ मौजूद थे। जी, आज से प्रोग्राम के लिए इतना, इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।